हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3। ठीक, आज के टॉपिक में हम क्या क्या देखने वाले हैं पहले वो देख लेते हैं। आज का टॉपिक अपना होने वाला है प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में क्या क्या देखेंगे, पहला डिफिनीशन देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे। ठीक, उसके बाद फिर अमाइनो एसिड क्या होता है इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। उसके बाद केमिकल नेचर देखेंगे, कितनी रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी में, इसके बारे में देखेंगे। फिर अगला टॉपिक आपका होगा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का स्ट्रक्चर कितना होता है और किस टाइप का इसका स्ट्रक्चर दिखता है उसके बारे में देखेंगे। फिर अगला आपका टॉपिक होगा क्वालिटेटिव टेस्ट एंड बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड। ठीक, उसके बाद कुछ डिजीजेज के बारे में देखेंगे, कुछ बीमारी के बारे में देखेंगे जो कि प्रोटीन की कमी से होती है। ठीक, तो बिना किसी देरी के आज अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन वे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं हमने पिछले लेक्चर में भी बात कर लिया था। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन क्या हो, ऑक्सीजन होते हैं। ऐसे कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। करेक्ट, प्रोटीन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं विथ हाई मॉलिक्यूलर वेट। इनका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है बहुत अधिक होता है। मेड ऑफ द लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ डिफरेंट अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, अलग अलग अमाइनो एसिड से। डिफरेंट अमाइनो एसिड मतलब अलग अलग अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। प्रोटीन यानी अलग अलग अमाइनो एसिड से मिल करके जो लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन बोलते हैं। ठीक, अमाइनो एसिड क्या होता है इसके बारे में हम आगे देख लेंगे। ठीक, देखिए पहला पॉइंट क्या है। प्रोटीन एक प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं इसके बारे में आपको पता ही है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब होता है ऐसी यौगिक जिसमें कार्बन होता है और उसके साथ क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी होता है ना। उसके बाद कह रहे हैं कि प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट यानी प्रोटीन का जो होता है मॉलिक्यूलर वेट होता है यानी वो अधिक होता है, बड़े मॉलिक्यूल होते हैं। प्रोटीन लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन के बने होते हैं। लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड मतलब कि उसमें एक लंबी श्रृंखला देखने को आपको मिलेगी और उसमें एक बॉन्ड देखने को मिलेगा जिस बॉन्ड का नाम होता है पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक, आगे देखिए। पॉलीपेप्टाइड चेन का अर्थ होता है बहुत सारे अमाइनो एसिड एक लाइन में जुड़े हुए होते हैं। ये अमाइनो एसिड डिफरेंट प्रकार के होते हैं यानी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। ठीक, पहला देखिए अमाइनो एसिड क्या होता है इसमें। अमाइनो एसिड क्या है, अमाइनो एसिड वे प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। ब्लॉक्स का मतलब होता है जैसे घर बनाने के लिए ईंट की जरूरत होती है, ईंट होता है, ब्लॉक्स होता है। उसी प्रकार प्रोटीन को बनाने के लिए जो उसका ईंट है वो क्या है, अमाइनो एसिड है। यानी अमाइनो एसिड से ही मिलकर क्या बनता है, प्रोटीन मिलता है। जैसे ईंट से मिल करके हमारा घर बनता है वैसे अमाइनो एसिड से मिल करके क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। ठीक, इसका मतलब है कि प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बने हुए हैं। अमाइनो एसिड में कार्बन, हाइड्रोजन के बने होते हैं और इनमें एक अमाइनो ग्रुप होता है। अमाइनो ग्रुप का मतलब होता है NH2 ग्रुप। अगर NH2 ग्रुप क्या होता है, अमाइनो ग्रुप होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो भी कहने का मतलब यह है कि जो भी अमाइनो ग्रुप है NH2 इसमें उपस्थित होगा। साथ में उसके एक कार्बोक्सिल ग्रुप यानी COOH ग्रुप भी उपस्थित होगा। और क्या होगा, एक R ग्रुप होगा। R ग्रुप का मतलब होता है मिथाइल या वेरिएबल ग्रुप। यानी कहने का मतलब है आर ग्रुप के स्थान पे हम वेरिएबल ग्रुप कह सकते हैं। जैसे में CH3 हो सकता है या C2H6 हो सकता है, यानी मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है या फिनाइल हो सकता है या बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा होना हो। तो कहने का मतलब यही है कि आर ग्रुप या एक साइड चेन है, वेरिएबल ग्रुप है। ये हर एक अमाइनो एसिड में चेंज होता चला जाएगा। ठीक, आगे हम अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर भी देखेंगे, तब भी हम देख लेंगे आर उसमें कौन कौन सा ग्रुप है। ठीक, पहला इसका पॉइंट क्या होना होगा कि आर ग्रुप को वेरिएबल ग्रुप भी या साइड चेन भी कहा जाता है। यही आर ग्रुप अलग अलग अमाइनो एसिड को एक दूसरे से डिफरेंट बनाता है, यानी सब में जो आर ग्रुप होगा यही चेंज होगा। ठीक, उसके बाद क्या है, जो हाइड्रोकार्बन का यानी जो HC का जो बॉन्ड है और अल्फा कार्बन है, कायरल कार्बन कहलाएगा। मतलब जो सिर्फ डायरेक्ट कार्बन में होगा यानी जो मेन कार्बन का जो जिससे स्ट्रक्चर जुड़ी होगी, जिससे हमारा NH2 ग्रुप जुड़ा होगा, जिससे हमारा COOH ग्रुप जुड़ा होगा, उस कार्बन को हम अल्फा कार्बन या कायरल कार्बन कहते हैं। ठीक, उसके बाद क्या है, अमाइनो एसिड में जो सेंट्रल कार्बन होता है उसे ही अल्फा कार्बन कहा जाता है। वही लाइन लिखा हुआ है कि जो सेंट्रल कार्बन होता है उसे ही अल्फा कार्बन या कायरल कार्बन कहा जाता है। इसी कार्बन से हाइड्रोजन, NH2, COOH या R ग्रुप जुड़े हुए रहते हैं। ठीक, इसी वजह से इसे कायरल कार्बन भी कहा जाता है। कायरल कार्बन क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब किसी कार्बन से जो भी ग्रुप जुड़े हुए हैं, चारों के चारों जो बॉन्ड बने हुए हैं वो चारों स्ट्रक्चर क्या डिफरेंट हों तो उस कार्बन को हम कायरल कार्बन के नाम से जाना जाता है। ठीक, जनरल स्ट्रक्चर देख लीजिए यही है। देखिए ये जो अपना कार्बन है इसी कार्बन को अल्फा कार्बन या कायरल कार्बन कहा जाएगा। अल्फा कार्बन इसलिए कहा जाएगा क्योंकि ये मेन कार्बन है। कायरल कार्बन इसलिए कहा जाएगा क्योंकि ए स्ट्रक्चर और उसके बाद ये चारों क्या है, डिफरेंट हैं, सेम स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए इस कार्बन को कायरल कार्बन भी कहा जाएगा। ठीक, देखिए नीचे दिया है कि सी क्या है, अल्फा कार्बन, कायरल कार्बन। NH2 जो ए ग्रुप है अपना, यानी ए ग्रुप, ए क्या है,
अपना अमाइनो ग्रुप है, COOH ये क्या है हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, R क्या है ये वेरिएबल या साइड चेन है। ठीक, ये रहा अपना अमाइनो एसिड। डिफरेंट अमाइनो एसिड, अलग अलग अमाइनो एसिड होते हैं, देख लीजिए। डिफरेंट अमाइनो एसिड का मतलब होता है कि अमाइनो एसिड एक जैसे नहीं होते हैं, यानी सभी अमाइनो एसिड क्या होंगे, अलग होंगे। लगभग 300 अमाइनो एसिड को रिकॉग्नाइज किया जा चुका है, यानी हमको पता है कि लगभग 300 अमाइनो एसिड को हम पहचान चुके हैं, जान चुके हैं, उनके बारे में, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में हमको पता हो चुका है। एक्चुअल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड अननोन है, अभी कितने अमाइनो एसिड हैं अभी इसका कोई नंबर नहीं पता है, यानी कुल अमाइनो एसिड एक यह पूरी तरह से पता नहीं है। अमाइनो एसिड एक दूसरे से आर ग्रुप, यानी जो आर ग्रुप है उसी के थ्रू क्या होते हैं, अलग होते हैं, यानी आर ग्रुप के कारण ही हर अमाइनो एसिड एक दूसरे से अलग अलग होता है। जैसे ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर देखिए, ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर जब आप देखेंगे तो इसमें जो आर ग्रुप है, देखिए ये सेम है, ये देखो सब में सेम मिलेगा। इसमें जो आर ग्रुप है इसमें देखो हाइड्रोजन दिया है, यानी जो आर ग्रुप है वेरिएबल ग्रुप है, इसमें हाइड्रोजन है और इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है, ग्लाइसिन कहा जा रहा है। आगे देखेंगे एलानिन का स्ट्रक्चर, एलानिन के स्ट्रक्चर में देखेंगे तो यहाँ पे आर ग्रुप में देखिए मिथाइल है, यानी CH3 ग्रुप है और इसलिए इसको एलानिन कहा गया। ठीक, उसके बाद फिर आगे देखेंगे अपना स्ट्रक्चर किसका है, सेरीन का है। सेरीन का स्ट्रक्चर जब देखेंगे तो यहाँ पे वेरिएबल ग्रुप के स्थान पे CH2OH है, बाकी सब स्ट्रक्चर सेम है। यहाँ पे देखिए आर ग्रुप में क्या है, CH2OH है, इसलिए इसको सेरीन कहा गया है, यानी ये जो एलानिन है ग्लाइसिन है उससे क्या है, डिफरेंट है। ठीक, तो हमने यही बताया था कि आर ग्रुप ही डिसाइड करेगा कौन सा अमाइनो एसिड है। क्लियर। आगे देखेंगे पेप्टाइड चेन क्या होती है, पेप्टाइड चेन बनता कैसे है। हम बोले थे पेप्टाइड चेन बनने के लिए एक कंडीशन होती है पेप्टाइड बॉन्ड का बनना। पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है उसके बारे में देखेंगे। इसमें लार्ज नंबर ऑफ अमाइनो एसिड आपस में जुड़े हुए होते हैं, यानी 100 या उससे ज़्यादा अमाइनो एसिड, यानी कह रहे हैं कि सैकड़ों या सैकड़ों से ज़्यादा अमाइनो एसिड आपस में जुड़े हुए हैं। ये अमाइनो एसिड पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा लिंक्ड होते हैं, किस बॉन्ड के थ्रू, पॉलीपेप्टाइड में। जबकि हमने पढ़े थे कि कार्बोहाइड्रेट में जो बॉन्ड होता है शुगर को जोड़ने वाला, वो बॉन्ड होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, जबकि अमाइनो एसिड को आपस में जोड़ने वाला जो बॉन्ड है वो बॉन्ड है पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तब पूरी तरह चेन को पॉलीपेप्टाइड चेन कहा जाएगा। ठीक, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड वह बॉन्ड होता है जो अमाइनो एसिड और COOH ग्रुप के और दूसरे अमाइनो एसिड के NH2 ग्रुप के बीच में बनता है, यानी पॉलीपेप्टाइड जो बॉन्ड होता है वह बॉन्ड होता है जो अमाइनो एसिड में COOH तथा NH2 ग्रुप के बीच में बनता है। देखिए यहाँ से एक वाटर का रिमूवल होगा, किसका होगा, वाटर का रिमूवल, H2O का रिमूवल हो जाएगा, यानी COOH था, यहाँ से OH गया, यहाँ पे NH2 था, यहाँ से H गया, यानी OH फिर H, कितना हो गया, H2O, एक वाटर का रिमूवल हो गया, एक वाटर बाहर निकल गए और यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया। उस बॉन्ड को हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोला जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड, यानी पहले अमाइनो एसिड का क्या, COOH भाग, दूसरे अमाइनो एसिड का NH2, फिर यहाँ का देखिए, यहाँ जब अगला अमाइनो एसिड जब यहाँ पे जुड़ेगा तो यहाँ से OH निकल जाएगा, फिर यहाँ से क्या निकल जाएगा, H निकल जाएगा, तो ये फिर वापस वाटर का रिमूवल करा लेंगे, फिर उसके बाद फिर यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा। इसी तरीके से करते करते एक लॉन्ग चेन बनती चली जाएगी और उस चेन को हम क्या बोलेंगे, उस चेन को हम बोलेंगे पेप्टाइड चेन। ठीक, या पॉलीपेप्टाइड चेन। क्लियर यहाँ तक आप लोग को। देखिए उसके बाद देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड क्या होता है। अमाइनो एसिड का क्लासिफिकेशन देख लीजिए। पहला होता है नेचुरल अमाइनो एसिड, यानी जिन अमाइनो एसिड में अमीन ग्रुप NH2 ग्रुप और साथ में कार्बोक्सिलिक ग्रुप की मात्रा इक्वल हो, बराबर हो, ऐसे हम अमाइनो एसिड को नेचुरल या न्यूट्रल अमाइनो एसिड कहते हैं। इन्हें न्यूट्रल अमाइनो एसिड कहा जाता है जिसमें R ग्रुप न्यूट्रल होता है, जैसे ग्लाइसिन और एलानिन। यहाँ तक के समझ आए। अगला है एसिडिक ग्रुप। एसिडिक ग्रुप होगा, उसके बाद फिर बेसिक भी होगा। एसिडिक ग्रुप देख लीजिए, एसिडिक ग्रुप में निगेटिव यानी R ग्रुप साइड चेन होता है, उन्हें एसिडिक अमाइनो एसिड कहा जाता है। R ग्रुप में एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH पाया जाता है, इसमें यानी COOH ग्रुप एक्स्ट्रा पाया जाएगा, इसलिए इस ग्रुप को हम एसिडिक अमाइनो एसिड कहते हैं। ठीक, जैसे उदाहरण के लिए एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, ये दोनों अमाइनो एसिड हैं जो कि क्या है, एसिडिक इन नेचर हैं। अगला होगा बेसिक अमाइनो एसिड। बेसिक अमाइनो एसिड क्या होगा, बेसिक अमाइनो एसिड में पॉजिटिव R ग्रुप या साइड चेन होते हैं, इन्हें बेसिक अमाइनो एसिड कहा जाता है। इनमें R ग्रुप एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप होता है। उदाहरण के लिए हम बोलेंगे आर्जिनिन और लाइसिन। आर्जिनिन और लाइसिन किसके उदाहरण हो गए, अपने बेसिक अमाइनो एसिड के। ठीक, आगे हम देखेंगे, आगे है सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, यानी ऐसा अमाइनो एसिड जिसमें क्या हो, सल्फर उपस्थित हो, उन्हें सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड कहा जाएगा। उदाहरण के लिए मेथियोनिन और सिस्टीन। अगला है एरोमेटिक अमाइनो एसिड, यानी ऐसे अमाइनो एसिड जिसमें एरोमेटिक रिंग यानी बेंजीन रिंग पाई जाए, उन्हें एरोमेटिक अमाइनो एसिड कहा जाएगा। उदाहरण के लिए फिनाइल एलानिन।
ठीक, फिनाइल एलानिन। अगला अपना देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट क्या है, बॉडी में रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि अमाइनो एसिड को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला इसेंशियल अमाइनो एसिड, इसेंशियल अमाइनो एसिड, दूसरा है नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। ठीक, इसेंशियल अमाइनो एसिड क्या होते हैं उसको देख लीजिए, दूसरा क्या है नॉन इसेंशियल, उसको फिर देख लेंगे। ठीक, पहला इसेंशियल अमाइनो एसिड यानी वे अमाइनो एसिड जो बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, जिन्हें डाइटरी सोर्स का मतलब होता है जो हम भोजन कर रहे हैं उसमें, यानी डाइटरी सोर्स से प्राप्त करना पड़ता है, उन्हें इसेंशियल अमाइनो एसिड कहा जा रहा है। मतलब ऐसे अमाइनो एसिड जिनको हमको खाना पड़ता है, जो भोजन में लेते हैं उसमें हमको अमाइनो एसिड चाहिए, तो ऐसे अमाइनो एसिड को हम डाइटरी या बोलते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड भी कहा जाता है। यानी उनको भोजन में लेना पड़ रहा है, हमारी बॉडी अपने आप सिंथेसाइज नहीं करती है, इसको हमको बाहर से खाना पड़ता है। ठीक, उदाहरण के लिए हम देखिए एक ट्रिक भी यहाँ पे दिए हैं, वीआईपी हाल एमटी, यानी वीआईपी हाल एमटी, इस हम इसको डिकोड कर लेंगे। बेलिन, आइसोलिसिन, फिनाइल एलानिन, हिस्टीन, आर्जिनिन, ल्यूसीन, लाइसिन, मिथियोनिन, ट्रिप्टोफेन और थ्रियोनिन। ठीक, ये सब अमाइनो एसिड हैं जो इसेंशियल हैं, यानी हमारी बॉडी ये खुद नहीं बनाएगी, इन अमाइनो एसिड को हमको बाहर से डाइटरी सोर्स के थ्रू, डाइटरी फूड के थ्रू हमको अपनी बॉडी में लेना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। अगला है नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड, यानी ऐसे अमाइनो एसिड जिसको हमको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारी बॉडी खुद ही अपने आप सिंथेसाइज कर सकती है, यानी वे अमाइनो एसिड जो ह्यूमन बॉडी में सिंथेसाइज हो जाते हैं उन्हें नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड कहा जा रहा है। इन्हें डाइट में लेना अनिवार्य नहीं होता है। उदाहरण के लिए ग्लाइसिन, थ्रियोनिन, प्रोलिन, सिस्टीन, एस्पार्टिक एसिड, सेरीन, एलानिन, हाइड्रोक्सी प्रोलिन, सिस्टीन और ग्लूटामिक एसिड। क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो। उदाहरण है, आप पढ़ लीजिएगा, जरूरी नहीं है सब याद हो जाएं, आपको 2-3 आपको पता होना चाहिए ये अमाइनो एसिड है, जैसे एग्जांपल में आप लिख सकें। अगला है बायोलॉजिकल रोल ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड का बायोलॉजिकल रोल क्या है, देखिए प्रोटीन का फॉर्मेशन किया करता है अमाइनो एसिड। हम जानते हैं बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में मिलकर, आपस में जुड़कर क्या बना रहे हैं, एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहे हैं, उस पॉलीपेप्टाइड चेन को ही हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन बोलते हैं। तो कह रहे हैं अमाइनो एसिड आपस में जुड़कर क्या प्रोटीन बनाते हैं। ये प्रोटीन बॉडी ग्रोथ में, रिपेयर, हमारी टिश्यू को, हमारी सेल्स को रिपेयर करने में, उसको मेंटेनेंस करने में काम आती हैं। अगला है ग्रोथ एंड टिश्यू रिपेयर, यानी अमाइनो एसिड शरीर की ग्रोथ में मदद करते हैं और डैमेज टिश्यू को रिपेयर अमाइनो एसिड से होती है। क्लियर, अगला है एंजाइम फार्मेशन। हम पढ़े हैं कि प्रोटीन ही कहीं ना कहीं एंजाइम होता है, तो बहुत से ऐसे एंजाइम प्रोटीन नेचर के होते हैं, एंजाइम बनाने के लिए अमाइनो एसिड क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। अगला है हार्मोन फॉर्मेशन। हम जानते हैं हार्मोन ही क्या होता है, हमारा एंजाइम ही एक तरीके से है, तो हार्मोन भी अमाइनो एसिड से बनते हैं। ये हार्मोन शरीर की एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम करते हैं। आगे एनर्जी सोर्स, ज़रूरत पड़ने पर हम जानते हैं कभी कभी प्रोटीन ही क्या हमको एनर्जी भी देती है, जब हमको कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो ये एनर्जी की तरह भी काम कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर अमाइनो एसिड एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जब कार्बोहाइड्रेट और फैट कम हो तो अमाइनो एसिड ही एनर्जी देते हैं हमारी बॉडी में। ठीक, आगे है इम्यून फंक्शन। हम जानते हैं प्रोटीन हमारी बॉडी में किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए हमको मदद देती है, तो अमाइनो एसिड ही क्या है, प्रोटीन है। और अमाइनो एसिड एंटीबॉडी में निर्माण में मदद करते हैं, इससे शरीर में डिजीज रेजिस्टेंस बढ़ती है, यानी हमको बीमारी होने का खतरा जो होता है वो कम हो जाता है। मतलब हमको बीमारी जो है रजिस्टेंस हो गई है, मतलब हमको बीमारी अब नहीं होगी। ठीक, आगे देखिए प्रोटीन को कंपोजिशन और सॉल्बिलिटी के बेसिस पे आधार पे क्लासीफाई किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, कंपोजिशन के बेसिस पे देख लीजिए। पहला है सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। सिंपल प्रोटीन वे अमाइनो एसिड से बने होते हैं जो हाइड्रोलाइसिस करने पर केवल अमाइनो एसिड ही देते हैं, उन्हें सिंपल प्रोटीन करते हैं। हाइड्रोलाइसिस का मतलब अभी आप समझ गए होंगे, हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है वाटर से रिएक्शन कराना, यानी H2O से रिएक्शन कराना। जब किसी प्रोटीन पर वाटर से रिएक्शन कराया जाता है तो केवल टूटने के बाद अमाइनो एसिड ही देते हैं, क्या देते हैं, अमाइनो एसिड ही देते हैं। ऐसे हम प्रोटीन को सिंपल प्रोटीन कहते हैं। उदाहरण के लिए एल्बुमिन, ग्लोबिमिन एंड केराटिनिन। केराटिनिन हमारे बाल और नाखून में प्रोटीन पाया जाने वाला है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक, कंजुगेटेड प्रोटीन। कंजुगेटेड प्रोटीन क्या होती हैं, कह रहे हैं कि वे प्रोटीन जिनमें प्रोटीन पार्ट एक होता है, एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। मतलब उसमें एक तो रहेगा प्रोटीन, दूसरा क्या रहेगा, नॉन प्रोटीन, यानी वे क्या होंगे, नॉन प्रोटीन होंगे। ठीक, उसमें क्या होगा, एक होगा प्रोटीन और दूसरा क्या होगा, नॉन प्रोटीन। प्रोटीन पार्ट जो होगा, जो प्रोटीन है उसको तो हमको समझ में आ रहा है, प्रोटीन पार्ट एक हो सकता है, जैसे एल्बुमिन, ग्लोबुमिन
ठीक। उसके साथ एक नॉन प्रोटीन पार्ट क्या होगा, नॉन प्रोटीन पार्ट को प्रोस्थेटिक ग्रुप कहा जाता है, उन्हें कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो उसमें हीम वर्ड है, जो इनमें हीम वर्ड है, ये क्या है, एक आयरन को बोला जाता है। तो आयरन क्या हो गया, नॉन प्रोटीन पार्ट, जबकि ग्लोबिन हमने पढ़ा ऊपर कि ये क्या है, सिंपल प्रोटीन। जब ग्लोबिन के साथ हीम यानी क्या, आयरन जुड़ जाता है तो उसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। और ये कौन सा टाइप का प्रोटीन है, एक कंजुगेटेड प्रोटीन है। अगला है ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको का मतलब हम पढ़ चुके हैं कार्बोहाइड्रेट में, ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज क्या है, एक शुगर है, प्रोटीन नहीं है। और दूसरा क्या है, प्रोटीन, यानी एक शुगर के साथ जब क्या होता है, प्रोटीन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। अगला है लिपोप्रोटीन। लिपो का मतलब होता है लिपिड, और प्रोटीन यानी लिपिड के साथ जब प्रोटीन अटैच होता है तो उसे हम लिपोप्रोटीन कहते हैं। ये भी किस टाइप का प्रोटीन है, ये भी है कंजुगेटेड प्रोटीन। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अगला है डिराइव्ड प्रोटीन। डिराइव्ड प्रोटीन क्या होते हैं, इसको भी एक बार समझ लीजिए। वे प्रोटीन जो सिंपल और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन से पार्शियल हाइड्रोलिसिस, पार्शियल हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है आधा अधूरा रिएक्शन कराना। पार्शियल का मतलब क्या होता है, आधा अधूरा, पूरी तरह से रिएक्शन नहीं कराया गया है। क्या क्या कराया जा सकता है, हाइड्रोलिसिस कराया गया हो, या हीट उसको गर्म कर दिया गया हो, या उससे कोई केमिकल रिएक्शन किया गया हो लेकिन पूरी रिएक्शन कंप्लीट न होने दिया गया हो, तो उससे जो बनते हैं उन्हें हम डिराइव्ड प्रोटीन कहते हैं। उदाहरण के लिए प्रोटीएजेज, पेप्टोन्स और पेप्टाइड। ठीक, ये होते हैं अपने डिराइव्ड प्रोटीन। अगला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ सोलिबिलिटी एंड शेप। सोलिबिलिटी के बेसिस पे, मतलब वो वाटर में सोलुबल हैं कि नहीं है, उनका शेप कैसे, उसके बेसिस पे हम देखेंगे प्रोटीन कितने भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होते हैं, देखिए वे प्रोटीन जो राउंड और स्फेरिकल शेप के होते हैं, वाटर या डाइल्यूट साल्ट में सॉल्यूशन में क्या होते हैं, सोलुबल यानी घुल जाते हैं, उन्हें ग्लोबुलर प्रोटीन कहते हैं। उदाहरण के लिए एल्बुमिन, हीमोग्लोबिन और इंसुलिन। ठीक, अगला है फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन क्या होते हैं, देख लीजिए। फाइब्रस प्रोटीन वे प्रोटीन जो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं और वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। उदाहरण के लिए केराटिनिन, कोलेजन एंड मायोसिन, ये क्या होते हैं, फाइब्रस प्रोटीन होते हैं। आपको बस सिर्फ नाम याद रखना है, आपको बस उसकी पता होना चाहिए फाइब्रस प्रोटीन क्या होता है। ठीक, अगला है डिराइव्ड प्रोटीन। डिराइव्ड प्रोटीन को फिर फर्दर थ्री टाइप यानी फर्दर टाइप में डिवाइड किया गया है। ठीक, पहला क्या है, प्राइमरी प्रोटीन। प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन यानी वे प्रोटीन जो डीनेचुरेशन से बनते हैं। डीनेचुरेशन का मतलब होता है बॉन्ड का टूट जाना, यानी डी का मतलब होता है डिलीशन, और नेचुरेशन का मतलब यानी डीनेचुरेशन क्या हो जाएगा, यानी किसी भी प्रोडक्ट का यानी किसी भी केमिकल का जब बॉन्ड टूट जाता है उसे कहते हैं डीनेचुरेशन से बनते हैं, यानी स्ट्रक्चर बदल जाता है लेकिन प्रोटीन पूरी तरह टूटता नहीं है। उदाहरण के लिए डीनेचुरेट, क्या, डीनेचुरेट एल्बुमिन। ठीक, अगला है सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन। वे प्रोटीन जो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से बनते हैं यानी इनकी बॉन्ड पूरी तरह से कंप्लीट टूट जाती है, वो प्रोटीन छोटे यूनिट में टूट जाता है। उदाहरण के लिए पेप्टोन्स और पेप्टाइड। ठीक, आगे है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हम देखेंगे 4 लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है, हमको पता है। पहला लेवल क्या है अपना, प्राइमरी स्ट्रक्चर, यानी कह रहे हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन की सबसे बेसिक स्ट्रक्चर होती है। इसमें अमाइनो एसिड सीक्वेंस में होता है। अमाइनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है। हम जानते हैं पेप्टाइड बॉन्ड किसके किसके बीच में बनता है, हमने आपको पीछे भी बता दिया कि पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है CO और NH के बीच में, यानी COOH और प्लस NH2 के बीच में बनने वाला बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। इस बॉन्ड बनने की कंडीशन है यहाँ पे एक वाटर का रिमूवल हो जाता है। ठीक, अमाइनो एसिड का ऑर्डर बदलने से प्रोटीन अलग बन जाता है। उदाहरण के लिए इंसुलिन में अमाइनो एसिड एक फिक्स्ड सीक्वेंस में होता है। डायग्राम से देखिए, जैसे अमाइनो एसिड, इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड, एक पेप्टाइड बॉन्ड, एक पेप्टाइड बॉन्ड, यानी सिंपल अमाइनो एसिड के बीच में सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड बनता चला गया, एक लॉन्ग सीक्वेंस बन गई, एक लॉन्ग ऑर्डर बन गया। ऐसे स्ट्रक्चर को हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक, अगला है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखिए, यानी सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पॉलीपेप्टाइड चेन क्वाइल या फोल्ड हो जाती है, क्वाइल हो जाती है, या फोल्डिंग हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण होती है, यानी प्रोटीन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनने लगता है। इसके दो मुख्य फॉर्म हैं, एक अल्फा हेलिक्स, एक बीटा प्लेटेड। जैसे केराटिन में अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर पाई जाती है। डायग्राम आपके सामने नीचे दिया गया है, ये देखिए अल्फा हेलिक्स है, ये स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स और ये स्ट्रक्चर बीटा हेलिक्स। जो बीच बीच में जो दिख रहा है आप लोग को, ये है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, ये जो बीच बीच में आपको दिख रहा है ये है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। हम कलर चेंज कर लेते हैं, देखिए जो बीच बीच में ये आपको दिख रहा है यही हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक, इसके बीच में देखिए यहाँ पे, ठीक, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसी हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण स्ट्रक्चर क्या होती है, क्वाइल्ड हो जाती है, और क्या होती है, प्लेटेड हो जाती है। अगर क्वाइल्ड है तो उसे अल्फा हेलिक्स, और अगर सीट की तरह है तो उसे बीटा प्लेटेड कहते हैं। ठीक, आगे देखेंगे
टर्सरी स्ट्रक्चर। टर्सरी स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको देख लीजिए। टर्सरी स्ट्रक्चर प्रोटीन की 3 डायमेंशनल शेप होती है। इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर से और ज़्यादा फोल्ड हो जाती है, यानी स्ट्रक्चर आर ग्रुप इंस्ट्रक्शन से बनती है। प्रोटीन की बायोलॉजिकल एक्टिविटी पे स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है, यानी प्रोटीन की बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या है इसी स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगी, किस पर, टर्सरी स्ट्रक्चर पर। एंजाइम की स्पेसिफिक शेप होती है, इसमें उदाहरण में क्या रहेगा, एंजाइम। एंजाइम की स्ट्रक्चर कैसी होती है, टर्सरी स्ट्रक्चर होती है। स्ट्रक्चर आपके सामने दिया गया है। इसमें एक हाइड्रोफोबिक होता है, एक हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है जो वाटर से रिटेंशन करे, वाटर से घृणा करे, वाटर से दूर जाए। और हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है जो वाटर से लव करे, वाटर के पास आए। ठीक। टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ये है। इसमें देखिए ये इसमें जो स्ट्रक्चर है इसमें एक अल्फा हेलिक्स का है, साथ ही साथ इसमें बीटा प्लेटेड का भी है। लेकिन इसमें क्या है, बीटा प्लेटेड बहुत अधिक मात्रा में, यानी हाई क्वालिटी स्ट्रक्चर होता है किसकी अपेक्षा में, सेकेंडरी की अपेक्षा में। आगे देखेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, यानी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर तब बनती है जब 2 या 2 से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में जुड़ती हैं। ये चेन मिलकर फंक्शनल प्रोटीन बनाती हैं। उदाहरण के लिए हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। देखिए इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है। पहला सब यूनिट ए, दूसरा सब यूनिट बी, और उसके बाद देखिए सब यूनिट ए का 2, और उसके बाद सब यूनिट 2 का 2, यानी इसमें टोटल 4 यूनिट से मिलकर बना हुआ है। ये हाईली क्वालिटी स्ट्रक्चर होता है किसकी अपेक्षा में, सेकेंडरी या टर्सरी स्ट्रक्चर की अपेक्षा में। ठीक। करा जब 2 या 2 से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में जुड़ती हैं तब ये स्ट्रक्चर क्वाटरनरी बनता है। आगे हम देखेंगे क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ प्रोटीन। क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ प्रोटीन क्या होता है, निन हाइड्रीन टेस्ट पहले इसमें देखेंगे। जब अमाइनो एसिड प्रोटीन को निन हाइड्रीन सोल्यूशन के साथ ट्रीट किया जाता है तो ब्लू या वायलेट कलर बनता है। यह कलर अमाइनो NH2 की प्रेजेंस के कारण आता है। रिजल्ट ब्लू या वायलेट कलर अगर आ गया तो हम कहेंगे कि जो हमारा प्रोटीन है या अमाइनो एसिड है उसमें किसी भी सोल्यूशन में, किसी भी सब्सटेंस में प्रेजेंट है। ठीक। तो अगर निन हाइड्रीन टेस्ट पास हो जाता है, क्यों पास हो जाएगा, क्योंकि उसमें अगर अमाइनो एसिड होगा तो अमाइनो एसिड होगा तो क्या उसमें NH2 ग्रुप होगा, NH2 ग्रुप की प्रेजेंस के कारण यह कलर आता है। ठीक। अगला जो अपना टेस्ट होने वाला है वो है ब्यूरेट टेस्ट। ब्यूरेट टेस्ट क्या होता है, जब हम प्रोटीन को ब्यूरेट में एल्कलाइन मीडियम में डाइल्यूट कॉपर सल्फेट के साथ ट्रीट करते हैं तो पर्पल कलर प्राप्त होता है, और यह टेस्ट पेप्टाइड बॉन्ड के प्रेजेंस के कारण शो होता है। पर्पल कलर आया तो मतलब प्रोटीन क्या है, प्रेजेंट है। पर्पल कलर क्यों आ रहा है, क्योंकि उसमें पेप्टाइड बॉन्ड है। पेप्टाइड बॉन्ड कब बनता है, 2 अमाइनो एसिड के बीच में। अगर 2 अमाइनो एसिड है तो उसमें पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, और बनेगा तो क्या हमारा टेस्ट क्या होगा, पर्पल कलर का, जिससे टेस्ट हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। अगला है मिलन्स टेस्ट। जब प्रोटीन को मिलन्स रिएजेंट के साथ ट्रीट किया जाता है तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। टेस्ट प्रोटीन में मौजूद स्पेसिफिक अमाइनो एसिड की प्रेजेंस के कारण होता है। अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है तो मतलब प्रोटीन क्या है, उसमें प्रेजेंट है, उसमें स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के कारण आ रहा है टेस्ट। अगर उसमें अमाइनो एसिड प्रेजेंट है तो क्या है, मिलन टेस्ट को पास करेगा। ठीक। बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन देख लीजिए। जो आप बायोलॉजिकल रोल आप देखे थे अमाइनो एसिड का, सेम टू सेम लगभग वही यहाँ पे चलने वाला है प्रोटीन का भी, क्योंकि अमाइनो एसिड से ही मिलकर क्या होता है, प्रोटीन बनता है। प्रोटीन एज एंजाइम, प्रोटीन एंजाइम की तरह काम करते हैं। एंजाइम शरीर की बायोलॉजिकल प्रोसेस को रेगुलेट करती है। शरीर में लगभग 2000 डिफरेंट टाइप के एंजाइम पाए जाते हैं। प्रोटीन एज हार्मोन, हार्मोन की तरह भी काम करते हैं। हार्मोन शरीर की ग्रोथ मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। उदाहरण के ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन। प्रोटीन को हेरेडिटरी करेक्टर से साथ भी जोड़ा जाता है, यानी प्रोटीन हेरेडिटरी करेक्टर से भी जुड़े होते हैं। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को सेल से दूसरे सेल तक जनरेशन टू दूसरी जनरेशन से ट्रांसफर करने में भी क्या मदद करते हैं। आगे है प्रोटीन एज इम्यून सिस्टम। प्रोटीन इम्यून सिस्टम की तरह काम करते हैं, मतलब हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनाने का काम करती हैं, जो एंटीबॉडी हमारी बॉडी को डिजीज यानी रोगों से बचाती है। ट्रांसपोर्ट का भी काम करते हैं। स्पेसिफिक प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं जो ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद कंट्रक्शन का काम करते हैं, यानी हमारी मसल्स जो मूवमेंट कर रही है एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन के कारण मूवमेंट करती है। एक्टिन और मायोसिन ऐसे प्रोटीन है जो मसल्स कंट्रक्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं, लिविंग टिश्यू को मूवमेंट कराते हैं। अगला है प्रोटीन एज रिसेप्टर। रिसेप्टर की तरह भी काम करते हैं, मतलब कोई स्टिमुली अगर हमारी बॉडी पे आता है तो उसको पहचानने का काम करते हैं। प्रोटीन सेल की सरफेस पर उपस्थित होते हैं और रिसेप्टर की तरह काम करते हैं, यानी रिसेप्टर सिग्नल को पहचानने का काम करते हैं। ठीक। अगला है प्रोटीन एज स्ट्रक्चरल मटेरियल। स्ट्रक्चरल मटेरियल की तरह काम करते हैं। हेयर, नेल, वूल प्रिपरेशन के एक केराटिन सल्फेट के बने होते हैं, केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं, हमने आपको ऊपर भी बता दिया था। अगला है कोलेजन, यानी क्या है, इन बोन। बोन में क्या है, कोलेजन प्रोटीन या कार्टिलेज में पाया जाता है। ये बोन की स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करते हैं, बोन की मजबूती को डिसाइड करते हैं, ये भी एक प्रकार का प्रोटीन ही है। अगला है इन सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में भी प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हम जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन
मेम्ब्रेन किसका बना होता है? आप सबको पता होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका, पॉलीपेप्टाइड या पेप्टाइडोग्लाइकेंस का बना होता है। ठीक, आपने पढ़ा होगा सेल थ्योरी, उसमें आपको पढ़े होंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगला है डिजीज रिलेटेड टू मॉल न्यूट्रिशन, यानी डिफिशियंसी प्रोटीन की कमी के कारण कौन कौन सी बीमारी होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला अपना बीमारी है क्वाशियोरकर, दूसरा होने वाला है मरासमस। तो पहला पढ़ लेंगे क्वाशियोरकर क्या होता है। क्वाशियोरकर एक डिजीज है जो डाइट्री प्रोटीन की सीवियर डिफिशियंसी के कारण होता है। मतलब जो प्रोटीन हम बाहर से खा रहे थे और उसको हम खाना बंद कर दिए और उसकी बहुत अधिक कमी हो गई, इस कारण ये बीमारी होता है। इस डिजीज में अफेक्टेड पर्सन के बॉडी पार्ट्स एबनॉर्मल थिन, एबनॉर्मल के बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं, एबनॉर्मल पतले हो जाते हैं, वीक यानी कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन एंकल्स जो होते हैं फिट होते हैं, बेली होते हैं, यानी उसका जो पेट होते हैं, एंकल होते हैं, वो क्या होते हैं, स्वेलन हो जाते हैं, फूल जाते हैं। यह स्वेलिंग फ्लूइड रिटेंशन के कारण होता है। किसके कारण होता है? फ्लूइड रिटेंशन, यानी ये लिक्विड, यानी जो हमारी बॉडी में लिक्विड भरा हुआ है उसकी रुकने के कारण स्वेलिंग होती है, ना कि वो खाया पिया है उसको क्या उसमें मसल्स की इन्लार्जमेंट हुई है, मसल्स के कारण नहीं, वो फ्लूइड रिटेंशन के कारण होती है। सिम्टम्स की बात करेंगे तो लॉस ऑफ वेट हो जाने, यानी उसकी वजन कम हो जाएगी, ग्रोथ ऑन वेट गेन स्टॉप हो जाएगा, अब उसकी बॉडी क्या हो जाएगी, ग्रोथ रुक जाएगी और उसका वजन बढ़ना रुक जाएगा। एंकल्स फिट और बेली क्या हो जाएंगे, ये सब सूख जाएंगे। उसके बाद इम्यून सिस्टम इसका डैमेज हो जाएगा, यानी कमज़ोर हो जाएगा। उसके बाद चेंज इन स्किन एंड हेयर कलर, स्किन उसका जो स्किन का कलर है, बालों का कलर है, वो क्या है, वो बदल कर रस्ट कलर का हो जाता है। नॉर्मल कलर से नेचुरल कलर से बदल के रस्ट कलर का हो जाएगा। ट्रीटमेंट की बात करें, अगर कमी हो रही तो उनको देना पड़ेगा। क्वाशियोर का ट्रीटमेंट डाइट में प्रोटीन बढ़ाकर किया जाता है, यानी आपको खाने में प्रोटीन को बढ़ा दिया जाएगा। ठीक, अगला अपना बीमारी होने वाला है मरासमस। मरासमस एक डिजीज है जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के डिफिशियंसी के कारण होता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में प्रोटीन, विटामिन, फैट, कार्बोहाइड्रेट सब आते हैं। ठीक, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट में शामिल होता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट। यह डिजीज मोस्टली चिल्ड्रन में पाई जाती है। इसमें भी लॉस ऑफ वेट होता है, यानी शरीर का वजन घटता है, ग्रोथ और वेट स्टॉप हो जाते हैं, चेंज स्किन और हेयर कलर बदल जाता है, क्रॉनिक डायरिया हो सकता है, लंबे समय तक दस्त हो सकती है, रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी हो सकता है इस बीमारी में। ट्रीटमेंट की बात करें, अगर कमी हो रही तो हमको देना पड़ेगा। मरासमस का ट्रीटमेंट में डाइट या प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट को और अदर एसेंशियल न्यूट्रिशन को बढ़ाकर दिया जाता है। ठीक, तो आपका ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हुआ। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी है इतना काफ़ी है। अगर आप इतना अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको एग्जाम में लिखने के लिए अच्छा कंटेंट मिल जाएगा, अच्छी तरह से आप एग्जाम में लिख पाएंगे। तो यहाँ तक आपको वीडियो कैसे लगा, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप कमेंट में हमको बता सकते हैं। आप देखिए, इसको हिंदी इंग्लिश में लाने का एक ही तरीका था, एक ही मकसद था कि आपको अच्छे से वो चीज़ समझा सकूं, क्योंकि आपको यूट्यूब पे क्या मिलेगा, इंग्लिश में मिलेगा और बहुत से लोग क्या इंग्लिश समझ लेते हैं उस टाइम पे फिर बाद में भूल जाते हैं। इसके लिए हमने हिंदी इंग्लिश मिक्स में दिया, जिससे आप बाद में भी इसको पढ़ सकें और एग्जाम में अच्छे से अच्छे आप लिख भी सकें। ठीक, तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। ठीक है, बाय बाय।